शीतल सर, मैं सीधे आपके पास आता हूं। सर, राहुल गांधी ने सीधी जो बात कही लद्दाख में कि डाउनफॉल को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में चुनाव हुआ, किसका डाउनफॉल हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, किसका डाउनफॉल हुआ, और साथ ही साथ उन्होंने ये दावा कर दिया कि आने वाले 4 राज्यों के चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव ये कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे जीत रही है। हम की बात भी उन्होंने की, यानी इंडिया गठबंधन को भी उन्होंने उसमें शामिल कर लिया। तो क्या ये जो डाउनफॉल की बात है जो राहुल गांधी दिखा रहे थे वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नीचे जाती हुई दिख रही है, या फिर अभी भी वो जो उठाव का उनका क्रम था वो चल रहा है? शीतल सर। देखिए, विधानसभाओं का जहां तक सवाल है, ये सही है कि जो पहले स्पेल में 2014 से 2019 तक जो स्थिति थी, 2019 की शुरुआती दौर में या यूं कहिए 2018-19 में चीजें बदलने लगी थी, लेकिन फिर 19 के चुनाव हुए और जो घटना हुई जिसकी वजह से हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि परिस्थितियों में एकाएक बहुत बदलाव आया और 19 के चुनाव एक तरफा हो गए। लेकिन उसके पहले के चुनाव में तो मुश्किल हो ही रही थी। इन्हीं राज्यों के चुनाव थे और इन राज्यों में इन तीनों में तो उस बार तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में हारे थे बीजेपी के लोग। तेलंगाना में वैसे भी उनकी उपस्थिति उतनी नहीं थी, वहाँ कांग्रेस से ही अलग हुआ एक ग्रुप जो है बीआरएस के रूप में बदला और फिर सरकार में आया, एक क्षेत्रीय पार्टी में बदल गया। अब उसमें कुछ परिवर्तन के संकेत वहां से हैं, लेकिन इसमें से कोई भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में नहीं गया था। लेकिन उसके बाद 19 के बाद फिर एक बार ये हुआ कि साहब मोदी जी के पास एक जादू है और उनकी लोकप्रियता के आंकड़े बहुत से आए और ये सच है कि 19 के रिजल्ट्स जो हैं वो 2014 के रिजल्ट से भी बहुत बेहतर रहे, एनडीए के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। बहुत सारे राज्यों में मत प्रतिशत 50% से ज्यादा रहा एनडीए के पक्ष में। तो ये सब आंकड़े निश्चित तौर पर बहुत प्रभावशाली थे। लेकिन अभी राहुल गांधी की बात आज की परिस्थितियों में ताकतवर इसलिए है कि वो अभी कर्नाटक का चुनाव बहुत ही अच्छे डिफरेंस से जीते हैं और हिमाचल प्रदेश भी वो वापस ले सके। उत्तराखंड वो नहीं ले सके, लेकिन वहां उनके साथ बेहतर हुआ आप कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी प्रतिद्वंदिता में है वर्तमान सत्तारूढ़ दल से, और बहुत से जो सर्वेक्षण आए हैं उनमें तो कांग्रेस को थोड़ा सा एज दिखाया जा रहा है। तो ये सब परिस्थितियां इस लायक हैं कि राहुल गांधी वैसा कहें जैसा उन्होंने कहा, लेकिन हमें इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी विकसित हुई विशेषताओं पर नजर रखनी होगी। उन विशेषताओं में है कि जो उनके पास ऐसी एजेंसीज हैं जिनका काम देश में आर्थिक और दूसरे मामलों में कानून कायदे का पालन करना है, उनका इस्तेमाल करने का भी उन पर आरोप है। और अभी हाल में ही हमने देखा कि भूपेश बघेल जी के यहाँ छापे पड़े, कमलनाथ जी के सहयोगी के यहाँ छापे पड़े, राजस्थान के मुख्यमंत्री के सहयोगियों के यहाँ पहले छापे पड़ चुके हैं। देश में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं लगभग सभी जगह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की भूमिका हम पाते हैं। और वो ये भी हम पाते हैं कि जैसा जो स्वीकृत करने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा नियम कायदा है चुनाव का, उसमें जो हम सीमा रेखा रखते हैं खर्चों की विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए, ये हम सच्चाई स्वीकार करना भी चाहिए। ये सच है कि वो खर्चे पूरे नहीं होते उन चुनावों को लड़ने के लिए, सबको उससे अतिरिक्त खर्चों की जरूरत होती है, क्योंकि वो उसी तरह से है जैसे बिजली चोरी होती है कि सब जानते हैं कि बिजली चोरी हो रही है लेकिन सब उसको नहीं देखते। ये भी कुछ इसी तरह से है। लेकिन बीजेपी को ये एडवांटेज है और उस एडवांटेज का वो भरपूर इस्तेमाल करती है कि वो अपने जो सामने वाले लोग होते हैं उनके फाइनेंशियल जो सपोर्ट के सेंटर्स हैं उनको वो क्रिपल करती है और उनके मूवमेंट को इस तरह से बाधित कर देती है। और ये भी चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति है। उसके साथ ही ये है कि उसने शासन में आने के बाद 9 वर्षों में ही, अब तो 9.5 वर्ष हो रहे हैं, जो कम्युनिकेशन के माध्यम है, प्रचार के माध्यम है, उन पर उसका जो कब्जा है वो इतना विशाल है और उसकी सामर्थ्य इतनी ज्यादा है कि किसी भी सवाल
किसी भी मुद्दे का परसेप्शन बनाने का जहां तक सवाल है, उसमें अधिकांश उसके पक्ष में है। पहले तो स्थिति ये थी कि 100 में 100% उसकी तरफ रहता था। उसकी वजह ये भी है कि जो कांग्रेस और दूसरे दल हैं तुलनात्मक रूप में, उन्होंने कम्युनिकेशन के आधुनिक तौर तरीकों का और आधुनिक उसके ज्ञान विज्ञान का प्रयोग करना और उसको समझना और उसमें इन्वेस्ट करना बहुत देर से शुरू किया। एक ही आंकड़ा ले लें आप, ट्विटर पर मोदी जी 2009 में आ चुके थे, लेकिन राहुल गांधी 2015 में आते हैं। इसलिए जो अंतर है उनके फॉलोअर्स का वो बहुत बड़ा है। ये और बात है कि अब उनको उनके ट्वीट्स को ज्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन ये अंतर तो है ही है कि फॉलोअर्स की तुलना 5 गुने से ज्यादा का फर्क है। ऐसा ही दूसरे फेसबुक, इंस्टा और दूसरी चीजों पर है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ आर्थिक समस्या पैदा हुई नोटबंदी के बाद से, और जो फिर दोहरा उठी जब हमारे यहाँ और सारी दुनिया में कोरोना का काल आया, उससे जो संकट पैदा हुआ, उस संकट का एक बहुत बड़ा असर मीडिया के रेवेन्यूज पर भी पड़ा। तो मीडिया और डिपेंडेंट हो गया सरकारों पर। और इस समय स्थिति यह है कि जो ऐसा मीडिया है, महंगा मीडिया, जो टेलीविजन है, अखबार है बड़े बड़े, इन सब को अगर अपनी सांस लेनी है तो ये विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बजट पर निर्भर है। तीसरे हम ये भी देखते हैं कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो इन अखबार और मीडिया के मालिकों को सीधे तलब करने की स्थिति में है। उसके बारे में आरोप है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हुआ एक व्यक्ति, ये आरोप हमारा तो कम सीधे सुब्रमण्यम स्वामी साहब का है, जिन्होंने नाम लेके हिरेन जोशी पर आरोप लगाया है कि वो शाम का एजेंडा तय करते हैं और उनके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो सारे संपादकों के और न्यूज रूम में उन पर चर्चा होती है और उन्हीं के आधार पर शाम की बहसें तय होती, और दिन भर खबरें क्या चलेंगी, क्या छोड़ी जाएंगी। एएनआई जैसी एजेंसी पर तो बहुत सारे लोग जो फैक्ट चेक वगैरह करते हैं वो आरोप लगाते हैं कि वो पक्षपात करती है, और हम ये देखते हैं कि उसके पक्ष में सरकार एएनआई से पक्षपात करती है। वो उसकी दूसरी एजेंसी जो है उसकी उपेक्षा करती है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की है और बहुत पुरानी और बहुत इज्जतदार है, पीटीआई, लेकिन वो यूएनआई को ज्यादा महत्व देती है और फंड्स भी उसको ज्यादा मिलते हैं। इस तरह से कुल मिला के यूं कहें कि कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म पर, फंड्स के प्लेटफॉर्म पर, एजेंसीज के इस्तेमाल करने के प्लेटफॉर्म पर और देश में ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि ये भी एक आंकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग सभी नगरों में मैं कह रहा हूं, सभी जनपदों में ही नहीं, सभी नगरों में अपने परमानेंट ऑफिसेस क्रिएट कर लिए हैं जो आधुनिक सुख सुविधाओं और कनेक्टिविटी से लैस हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उसी तरह से सभी जगह अपने दफ्तर और मुख्यालय और ये सब निर्मित किए हैं। दिल्ली में उन लोगों ने बहुत विशालकाय ये सब बनाया है। ये सारी चीजें मिलजुल के जो स्थिति पैदा करती हैं, उसमें एक संयुक्त विपक्ष भी इसके बावजूद कि उसके होने से फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो हमेशा शंका के घेरे में रहेगा, और शंका के घेरे में है उसके बारे में जो जनमत है उसको विश्वास करने में कठिनाई होती है कि वो मोदी जी के इस पूरे सब कुछ को परास्त कर सकता है चुनाव में। और निजी लोकप्रियता का जहां तक सवाल है, चूंकि केंद्रीय सरकार का सारे मंत्रालयों का बजट, प्रधानमंत्री कार्यालय का अपना बजट, राज्यों में जहां बीजेपी या उसकी समर्थक सरकारें हैं वहां के विभिन्न सूचना माध्यमों पर खर्च किए जाने वाले बजट का अधिकांश हिस्सा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पे खर्च होता है। तो इतने बड़े परिमाण पर जब आप किसी के पक्ष में प्रोपेगेंडा रेगुलर करेंगे, और बीजेपी के पास सांगठनिक ताकत भी बहुत बड़ी है, माना जाता है कि उनके पास करीब करीब 15 लाख से ज्यादा ये इलेक्ट्रॉनिक स्वयंसेवक हैं जो देश भर में व्हाट्सएप से लेके और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह में सक्रिय रहते हैं। उनके यहाँ जो कंटेंट जनरेशन का है उससे और विपक्ष में जो अंतर है, लोग कहते हैं 1 और 100 का है। जितनी कंटेंट जनरेट बीजेपी करती है रोजाना, या आरएसएस करती है, या उनके अनुषांगिक और अदर संगठन करके परोस देते हैं लोगों तक, उसकी तुलना में जो विपक्ष है वो 1 और 100 का अंतर लोग बताते हैं, जो इसका अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि
ठीक है, राहुल गांधी ने जो कहा उनकी जगह पर वही कहना चाहिए। परिस्थितियां उनके पक्ष में हुई हैं, लेकिन अभी उस पर पूरा भरोसा बन जाए ऐसी सूरत बनने में भी देरी है।